नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ आलोक मिश्रा जी जुड़ने वाले हैं और जुड़ भी चुके हैं। और उनकी किताब काशी एक्सप्रेस काफी तेजी से चल रही है पाठकों के बीच और काफी दूर तक जाएगी, ऐसा पूरा यकीन है। तो आलोक भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया मुझे। अरे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। तो आ, वक्त निकाला, इतने बिजी रहते हैं आप, उसमें से यार, आप टाइम लोगों के साथ निकाला जुड़ना है। मेरे लिए बड़ी बात है। हम्म। बहुत सीखने को अरे नहीं। तो चलिए, थोड़ा सा जो है अपनी किताब जो है काशी एक्सप्रेस, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये नाम मतलब रेलगाड़ी का नाम रख दिया, फिर नंबर रख देते क्या? ये हम्म। क्यों, ऐसा क्यों रखा है आपने? काशी एक्सप्रेस नाम क्यों रखा है? अ, दरअसल मैं गोरखपुर से जा रहा था और मुंबई के लिए निकला था मैं। और उसी दौरान मैं किसी से मिला और वो काशी एक्सप्रेस था। मुझे बर्थ तक याद है, 52 नंबर सीट थी। और मैं बैठा हुआ था तो अचानक मतलब किसी से मिला मैं। और वहां से मुझे एक कहानी का आइडिया है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि काशी एक्सप्रेस चूंकि ट्रेन है और काशी भी है इसमें, तो इससे पवित्र और अच्छा नाम क्या होगा। तो मैंने फिर काशी एक्सप्रेस ही रख दिया और हमने बहुत डिस्कशन भी किया इस पे। जो मिथिलेश जी हैं, जो हमारे पब्लिशर हैं, जयंत जी हैं, उनसे तो बहुत सारे नाम पे हमने डिस्कशन किया, फिर बाद में हमने यही फाइनल किया। और कितने, ये कब की बात है? आप मतलब कितने साल पहले आपके दिमाग में ये आइडिया आया था कि ऐसा कुछ लिखना है? और कितना टाइम लग गया इस ये किताब को? हम्म। ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। और करीब 2.5 साल तब मैंने छोटा सा करीब 1-2 पेज में मैंने इसको लिख कर रखा था। मेरा एक दोस्त है, अजय नाम है उसका, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत सपोर्ट भी करता है। उसको मैंने कहानी सुनाई तो उसे बहुत पसंद आया, तो उसने बोला कि भाई इसको पूरा कर। तो उसके बाद से मुझे फिर आगे पीछे मतलब काम में थोड़ा बिजी था, तो फिर एडजस्ट करने में मुझे 6 महीने लग गए। फिर करीब 2.5 साल पहले मैंने फिर इसको लिखना शुरू किया और 1 साल का समय करीब लग गया लिखने में। फिर पिछले साल दिसंबर को मैंने भेजा सर को, पब्लिशर जो है हमारे जयंत जी को। और उन्होंने फिर हम पब्लिश करने के पूरे प्लान में थे, फिर कोरोना आ गया तो उसकी वजह से पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा। तो अब जाके फाइनली किताब जो है पब्लिश हुई है। हाँ बिल्कुल, तो इतना टाइम लग गया, 3 साल लग गए प्लान, वो आइडिया आने में जी। और किताब आने में। तो बहुत बहुत बधाई। और काफी हम्म। लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, हीरा भाई हैं, नम्रता मैम, मनमोहन सर, शोभा मैम, आप सभी का स्वागत है कि आप लोग जुड़े हैं यहाँ पे। और ये बताइए कि आप कितना पढ़ते हैं? आप किताबों को कितना पढ़ते हैं? मतलब साहित्य में रुचि कैसे आ गई आपकी? और शुरू से लिखने का कुछ था बैकग्राउंड या ऐसा कुछ? सर दरअसल मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में भी किया है कि मेरे जो दादाजी थे वो मतलब मुझे कहानियां सुनाया करते थे, कालिदास की और तमाम कहानियां, रामायण महाभारत। तो सुनने का इंटरेस्ट तो वहीं से हुआ और फिर सुनने पढ़ने का वहीं से शुरू हुआ। फिर मैं रामलीला से भी जुड़ा था, तो उस समय रामायण महाभारत ये सारी चीजें पढ़ने को मिली, तो पढ़ने का एक शौक वहां से पैदा हुआ। और उसके बाद से लिखने का सिलसिला जो है, मेरे मौसी के लड़के हैं, उनका नाम है धन्नो भैया, हम बोलते हैं। तो वो यहाँ पे बीए करने आए थे और 3 साल तक उन्होंने अपने कॉपी में भोजपुरी गीत ही लिखा हूँ। तो मुझे अच्छा। वहां से इंस्पिरेशन मिली और मैंने पहली कविता अपनी लिखी, हाँ, रश्मि रति को तर्ज पे रख के। और पहली कविता मैंने हम्म। लिखी और काफी लोगों ने सराहा भी, बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वहां से लिखने का भी शौक पैदा हुआ, फिर चलता रहा थोड़ा बहुत। तो वो कविता तो होगी नहीं, या कुछ लाइनें, कुछ एक आधी लाइनें कुछ याद हैं आपको, अगर अ, सुना दें तो? दरअसल वो मेरी सर 17 रुपए की एक डायरी थी, पापा ने खरीद के दिया था और वो गुम हो गई। और कुछ मतलब वीर रस वाला ही था वो, देशभक्ति से ओत प्रोत। तो वो तो हम्म। गुम ही हो गया। तो फिर मुझे मतलब उसके मतलब तर्ज क्या थे वही मुझे याद है, लाइन्स वगैरह तो याद ही नहीं मुझे, ये तो जरूर सुना। हम्म। हम्म। तो नुकसान हो गया, साहित्य को बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसकी वजह से। नहीं तो जो है नहीं तो सर, आज। हाँ। मतलब अब अपनी
अपनी पुरानी जब रचनाओं के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा वो गुम हो गया, नहीं तो हो सकता है साहित्य पे कलंक भी लग जाता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, एक और चीज है जो जो सवाल मेरे से भी पूछा जाता है जब मैंने चिरकुट्स और लाइफ आजकल लिखी थी। तो ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि प्रेम पे ही क्यों लिखते जी। हैं? इतना सारा कुछ तो लिखा गया है आपको, उसके बाद भी आप वही लव स्टोरी लिख रहे हैं। तो इसका कोई खास कारण है? आपने यही मतलब यही जोनर क्यों चुना आपने लिखने के लिए? तो दरअसल क्या होता है कि जब आदमी जो सबसे पहली चीज लिखता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पहली जो कृति होती है, पहली जो रचना होती है, वो कहीं ना कहीं कहीं से मोटिवेशन मिलता है तभी आदमी लिखता है। और मुझे मोटिवेशन जो है ये जिस कहानी को आधार बना के मैंने किताब लिखी है, मुझे उसी उसी बारे में मतलब एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मुझे मोटिवेशन वहां से मिला, तो इसीलिए मैंने प्रेम पे लिखा। नहीं तो अब अदरवाइज मैं अगर अभी बात करें, अगर मुझे अभी लिखना हो तो मुझे लगता है मैं मर्डर मिस्ट्री वगैरह लिखूंगा या फिर इस टाइप की चीजें लिखूंगा जिसमें सस्पेंस वगैरह और सारी चीजें। तो ये बस एक मिल गया कहीं से, एक मोटिवेशन मिल गया और लिख दिया मैंने। आ, बिल्कुल। और हमारे साथ कवि अनुराग प्रेमी, विजय बोहरा, हर्षित गुप्ता, सब लोग जुड़े हैं और सभी का स्वागत है। तो ये हाँ, तो जो आपने जो मेरा अगला सवाल आने वाला था थोड़ी देर के बाद, उसको आप पहले लेके आ गए हैं, तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि इसके बाद फिर आप जी। कुछ लिख रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान है, कुछ आइडिया है किस क्या लिखेंगे? मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी एक सस्पेंस थ्रिलर लिख रहा हूँ, मर्डर थोड़ी सी उसमें। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं एक टॉपिक पे एक पॉइंट स्टक हो गया हूँ, राइटर्स ब्लॉक हम्म, में कह सकते हैं। तो वो मुझसे वहीं पे रुका हुआ है। उसके अलावा मैंने दूसरी कहानियां और लिखी, तो मैं अभी सोचूं कि उसको वहीं पे छोड़, उसको बाद में देखा जाएगा, और जो दूसरी कहानियां उस पर काम शुरू कर। तो मेरे पास अभी तीन चार ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक तो जिसपे मैं फंसा हुआ हूँ उसको अब सोच रहा हूँ होल्ड पे ही डाल दूं, और जो दूसरी कहानी है उस पर काम शुरू कर। तो जो दूसरी वाली है वो भी मर्डर मिस्ट्री है और थ्रिल है, सस्पेंस है, और अच्छी हम्म। कहानी है, मतलब पूरा मसाला है उसमें, इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें हैं उसमें। चलिए, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो आपके लिखने के बारे में बात हो गई, और आपके अगर किताब पढ़ने की रुचि की अगर हम बात करें, तो आप किस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? अब ये भी डिपेंड करता है मेरा कि मैं किस मूड में हूँ उस टाइम। कई बार मैं जो है लव स्टोरीज पढ़ना पसंद करता हूँ, कई बार मैं जो है मर्डर मिस्ट्री पढ़ना पसंद करता हूँ, कई बार जो है फैमिली ड्रामा, ये सारी चीजें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये भी डिपेंड करता है। और लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ पिछले करीब एक साल से, तो मर्डर मिस्ट्री की तरफ मेरा रुझान ज्यादा है। और चूंकि जब वेद प्रकाश शर्मा वगैरह को पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि हाँ यार, मतलब ये थोड़ी एक थ्रिल है इसमें, तो मुझे लगा हम्म। कि ये कुछ मेरे टाइप का है। तो अगर अभी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मर्डर मिस्ट्री। और कुछ हमारे पाठकों के लिए अगर कुछ दो चार किताबों के नाम आप बता दें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जी। और आप किसी को रिकमेंड करें कि अ, अच्छा ये वाला पढ़ो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। मुझे लगता है कि जो मर्डर मिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं उन्हें अगाथा क्रिस्टी की बुक जो है, किताबें जो है पढ़नी चाहिए। द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोयट करके है, और डेथ ऑन द नील उस पर फिल्म भी आ रही है, वो भी है। तो ऐसी उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी किताबें एक से एक पढ़ के होंगी। तो जो मर्डर मिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं उनको जरूर पढ़ना हम्म। और हिंदी के लेखक भी कोई ऐसे हैं जिनका नाम आप कुछ किताबों का नाम लेना चाहिए। चाहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मैं मुझे वेद प्रकाश शर्मा के बहुत सारी किताबों का नाम नहीं पता, तो मैं बताता वेद उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा सुरेंद्र मोहन पाठक जी का। इनकी किताबें हम्म। हैं, इनको तो खैर मतलब बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी हैं। अभी मैं हाँ, वो फिलहाल तो जो पढ़ पढ़ने रहा की हूँ जरूरत है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो अभी मैंने उनकी एक किताब है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कुछ चांद चांद जैसा कुछ है, आधे चांद की रात, कुछ ऐसी कोई किताब है, वही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है अच्छा। इनकी इनकी लगभग जितनी किताबें हैं सारी बेहतर हैं। हाँ, कुछ कुछ छोड़ दिया जाए हम्म। तो सुरेंद्र मोहन पाठक किताबें पढ़ी जा सकती और चलिए, एक प्रश्न आया है आपका, देव भाई का हैं। है। तो ये प्रश्न मैं दिखाता हूँ, और प्रश्न है कि काशी एक्सप्रेस लिखने में सबसे मुश्किल पड़ाव क्या था?
लेकिन इसके पहले मैं कहूंगा एक बार आप जरा अपनी किताब दिखा दीजिए हमें कैमरे पे। थोड़ा सा उसका फ्रंट बैक थोड़ा दिखा दीजिए, उसके बाद फिर इस सवाल को। आ, हम्म। तो ये किताब है और ये अमेजोन पे मिल जाएगी। शायद 150 रुपए की किताब है जी अगर बिल्कुल। मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। हम्म। तो आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और अब ये देव भाई के सवाल का जवाब दीजिए कि काशी एक्सप्रेस लिखने में सबसे मुश्किल पड़ाव क्या था? किस स्टेशन पे रुकी थी सबसे ज्यादा अ, काशी एक्सप्रेस? किस मुझे लगता है जब मैं लास्ट वाला जब मैं लिख रहा था, तो लिखते हुए मैंने जो एंडिंग मैंने सोची थी हम्म। उसमें कुछ मतलब मुझे लगता है कि जब मैं लिखता गया तो अपने आप उसमें बदलाव होता गया। मैंने एंडिंग कुछ और सोची थी, लेकिन लास्ट चैप्टर में पहुंचते पहुंचते मुझे लगा कि नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करते हैं। तो वहां पे हम्म। मुझे दिक्कत हुई थी कि कैसे मतलब अब जो एंडिंग जो है उसको कैसे लिखें। तो उसमें मुझे हम्म। दिक्कत हुई थी। हाँ। हम्म। और लेकिन एक बार जब मैंने फ्लो पकड़ लिया तो उसके बाद से फिर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर जो एकदम अंतिम पेज जो है, जो हम्म। मतलब वो बता नहीं सकता मैं स्टोरी क्या है, लेकिन जो लास्ट वाला हम्म। एकदम पेज है, वो लास्ट का जो पैराग्राफ है, वो लिखते हुए मुझे बहुत सोचना पड़ा कि आखिर में ऐसा क्या लिखूं कि लगे कि हाँ कहानी यहाँ खत्म हुई। तो हम्म। ये दो मैं कहूंगा ये मतलब मुझे मुश्किल। तो ये काफी अच्छी बात बताई आपने कि जैसा आप अंत जो आपने पहले सोचा था, कहानी अपने आप ही दूसरे अंत की तरफ चली गई। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार लाइफ आजकल की कई कहानियों में ऐसा हुआ है कि जी मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन वो जो है वो पात्र उसको कहीं और लेके चले जाते हैं। और लोकेंद्र मिश्रा जी का वो इन्होंने शायद वो किताब का नाम बताया, पूरे चांद की रात। जी हाँ, ऐसे ये मेरे जी। भाई साहब हैं। और हाँ, पूरे चांद की अरे रात ये बहुत किताब है अच्छा। सुलेमान पाठक की, हम्म। जो अभी पढ़ना मैंने शुरू किया तो अच्छा, हर्षित भाई कुछ कह रहे हैं। इनका कहना है कि राइटर ब्लॉक जैसा कुछ नहीं होता। हम हमेशा वहीं रुक जाते हैं जहां हमें अपनी जिंदगी का तजुर्बा नहीं होता। हमारा लेखन पूरी तरह से हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। है। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, राइटर ब्लॉक्स क्या है कि कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेके, या फिर हमें रास्ता नहीं मिलता कि हम कैसे आगे जाएं, या फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम चूज नहीं कर पाते हैं। तो हर्षित जी से मैं एग्री नहीं करूंगा। देखिए, अनुभव की जहां तक बात है ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो अनुभव के आधार पर लिखी जाती हैं, लेकिन सारी चीजें अनुभव के आधार पर नहीं लिखी जाती। कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व भी करनी पड़ती है। अगर हम, किसी ने कहा भी है कि अगर हम अपने अनुभव के आधार पे अगर खुद अनुभव करने लग जाएं, तो हमें लगता है कि ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा छोटी है। मुझे हम्म। अगर मर्डर हम्म। मिस्ट्री लिखनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है, मैं या तो वैसी फिल्में देखूंगा या फिर वैसी किताबें पढ़ूंगा। तो हम्म। अब साईफाई जो लिखते हैं उन्हें उन्हें अनुभव थोड़ी होता है। जो साईफाई हम्म। लिखते हैं और वो चीजें जो साइंस में एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो वो फिर कैसे लिख पाएंगे अगर ऐसा होगा। तो इनकी बात सही है, अनुभव के आधार पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो मैं इनसे एग्री नहीं करता। बिल्कुल। और माफी हर्षित भाई की हर्षित भी जी, माफ कीजिएगा। इनकी भी किताब है हम नफस, अगर मैं सही हूं तो। और इनसे चर्चा हुई थी, जी। लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में काफी चर्चा हुई थी, यूट्यूब पे उपलब्ध है वो भी। तो हर्षित भाई काफी अच्छी कहानियां लिखते हैं ये भी। और देव भाई पूछ रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि टॉप 10 किताबें जो आप पढ़ना चाहते हो, ऐसा कुछ है? अब देखिए, ऐसा तो अभी मैंने वैसा कुछ प्लान है नहीं, क्योंकि मैं चूंकि सिनेमा का भी छात्र हूँ। तो मैं दोनों चीजें लेके चलता हूँ, साहित्य और सिनेमा दोनों लेके चलता हूँ। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर किताबों की बात करेंगे, तो जो नजर के सामने से गुजर जाता है, जिसका जिसका कवर देख के या फिर नाम देख के इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, वो किताबें मैं पढ़ लेता हूँ। और हम्म। वैसे अभी अभी जो है, मैंने एक किताब मंगवाई हुई है, ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, मिथिलेश गुप्ता जी की लिखी हुई, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो अभी तो वो पढ़ रहा हूँ मैं। और उसके अलावा आपकी किताब सर, मैंने लाइफ आजकल पढ़ी, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत मतलब कमाल की कहानियां मुझे लगी। और उसमें खास बात ये लगी कि जबरदस्ती कहानी को मतलब एंडिंग की तरफ ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं किया गया, वो अपने आप है। तो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा सर। तो यही शुक्रिया इसका। और यही मैं कह रहा था कि वो कहानियां लिखते वक्त ऐसा हो गया था कि वो पात्र जो हैं वहीं पे मना कर देते थे कि बस इतना ही है। तो बिल्कुल आपको पसंद आया, ये बहुत बड़ी बात है।
और हाँ, आप ये थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा अगर वो और उसको थोड़ा डिटेल में बताएं कि आपने जो कहा कि आप सिनेमा के छात्र हैं, तो ये सिनेमा का छात्र क्या जी। होता है? सिनेमा के दर्शक होते हैं, छात्र क्या होता है? हम तो देखते हैं सिनेमा। तो नहीं, जी, हम्म सिनेमा के छात्र वो होते हैं जो सिनेमा की पढ़ाई करते हैं। अब हम्म जैसे मान लीजिए कि फिल्म मेकिंग हो गई, एक फिल्म हम्म मेकिंग को उठाते हैं, फिल्म मेकिंग में पूरा प्रोसेस आता है फिल्म के बनने का। तो सिनेमा का छात्र होने का मतलब ये है कि मैंने पढ़ाई तो उसकी की है, लेकिन उसके अलावा भी जो सिनेमा से जुड़ा है, जो उसके क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, वो आजीवन छात्र रहता है। मैं अगर कोई फिल्में देखता हूँ तो मेरा देखने का एक नजरिया होगा। वो मैं एंगल वाइज देखूंगा, वो मैं स्टोरी वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज देखूंगा, वो मैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कलरिंग कैसी है, और किस जगह पे शूट किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, चरित्र चित्रण कैरेक्टर का वो क्या है। तो एज अ फिल्म मेकर मैं वो चीजें देखता हूँ, तो उनमें से सीखने को भी मिलता है। तो हाँ, यही है और सिनेमा का छात्र ये होना। कहाँ पे होती है ये पढ़ाई इसकी, अगर कोई जानना देखिए चाहे? देखा जी, देखिए इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। FTII है, पुणे में है, सबसे फेमस तो वही है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे संस्थान हैं। तो हम्म आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आर्ट की बात की जाए, वो चाहे पेंटिंग हो, राइटिंग हो, फिल्म डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, और उसके लिए मुझे लगता है किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है, और ये सही भी है। एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपको उसके बारे में जानकारी है कि नहीं। अगर आपके पास जानकारी है तो वही मैटर करता है एंड ऑफ द और मैं जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बता दूं कि आलोक भाई जो है बहुत सारे सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज बहुत जगह ये दिखते हैं। तो अगर आप इनको पहचान रहे हो तो पहचान ही गए होंगे, नहीं पहचान रहे हो तो वो सब वो देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कितनी जगह काम किया है। और मैं ये इसलिए कह रहा था आलोक भाई कि आ, इतना सब करते हुए जी। लिखने का टाइम कैसे मिल जाता है? दरअसल लिखने का शेड्यूल मेरा ये था कि दिन में या तो ऑडिशंस के लिए जाना होता था, या फिर कोई शूट आ गया, या फिर कोई कहीं मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ तो वहां जाना होता था। तो ज्यादातर मैं रात को, जब रात के 12, मुंबई में रात जो है वो 12 बजे के बाद ही होती है। तो रात के 12 बजे से और 5 बजे तक मैं लिखता था, और 5 बजे फिर मैं सोता था, तो 11 बजे, फिर 11-12 बजे सुबह उठना होता था। तो रूटीन तो बिल्कुल बिगड़ गया था। लेकिन अब क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, अगर लिखना भी है और साथ में दिन में अपना काम भी करना है। तो मेरा ये शेड्यूल था बहुत दिनों तक, जब तक कहानी पूरी नहीं हुई। और मुझे याद हम्म है, मैंने इंस्टाग्राम पर अपने फोटो भी डाला हुआ है, मैं कोई शेयर करूंगा। जिस दिन मैंने अंतिम पन्ना लिख के खत्म किया था, उस दिन सुबह के 7, रात के 12 बजे बैठा था मैं, और सुबह के 7 बजे मैं बैठा हुआ था, और सुबह हुई, सूरज की हल्की हल्की किरणें आने लगी, मैंने खत्म किया, मैंने देखा कि हाँ चलो आज आज जाके पूरा हो गया। हम्म। तो यही और शेड्यूल रहा मेरा। तो मतलब रात में लिखते थे। और अगर मैं पूछूं कितना वक्त लगा आपको ये किताब लिखने में, या कितने ड्राफ्ट आपने लिखे, तो अ, अगर कुछ याद हो? नहीं याद है तो जी रहने देते। बिल्कुल, मैंने देखिए कम से कम इसके मैंने अगर ड्राफ्ट की बात करूँ तो, नहीं नहीं, मुझे मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। लगभग लगभग 4 ड्राफ्ट मैं कहूँगा, 4 से 5। पहले चार पांच पहले जो ड्राफ्ट। मैंने लिखा था, जब दूसरी बार हम्म। मैंने उसको देखा, हाँ, जब दूसरी बार मैंने उसको देखना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज की मैंने। फिर मुझे लगा कि जब दूसरा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ, तो मुझे लगा कि अब सही समय है कुछ ऐसे लोगों से मतलब किताबें भेजी जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए कि और क्या सुधार किया जा सकता है। मेरे भाई साहब हैं लोकेंद्र मिश्रा, बहुत हेल्प किया उन्होंने। एक हम्म विश्वेश्वर मिश्रा करके हैं मेरे बड़े जो मित्र हैं, और पड़ोस के ही हैं वो भी, और दिल्ली में है इस समय, वकील हैं। तो उनसे मैंने हेल्प ली। तो 2-3 लोग थे जिनको मैं रेगुलर जो भी लिखता था उनको अपडेट करता था, और उनके फीडबैक्स मिलते थे। तो ये करते करते मुझे 4-5 ड्राफ्ट हो हम्म। और कुछ सवाल हैं देव भाई के और मीत गुप्ता जी के गए। भी। जी। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल जो है हम बात कर चुके हैं इन पे। जैसे देव भाई कह रहे हैं कि आलोक जी आपको किस तरह की, मतलब किस विधा की किताबें पढ़नी पसंद है। तो हाँ हम बात कर चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा बस जल्दी से बता दीजिए अगर फिर से। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है मूड पे, मैं किस मूड में हूँ। लव स्टोरी पढ़ने का मन करता है, लव स्टोरी पढ़ता हूँ। मर्डर मिस्ट्री ड्रामा तो ड्रामा।
सस्पेंस थ्रिलर तो फिर सस्पेंस थ्रिलर, तो ये टोटली डिपेंड करता है मेरे मूड बिल्कुल। और देव भाई ये अगली किताब के बारे में भी बता चुके हैं आलोक भाई, और काशी एक्सप्रेस नाम कैसे बना ये भी बता चुके हैं। तो आप लोग पे। थोड़ा लेट हो गए थे, आप लोग दोबारा से देखिएगा शुरू से। शुरू में क्योंकि ये चर्चा हो गई है, तो अब आप कुछ जो है नया प्रश्न लेके आइए, ये तो मेरे दिमाग में था, ये मैंने पूछ लिया। और अभिषेक जैन स्वागत है आपका। तो अच्छा, जैन भाई का एक सवाल है, ये सवाल लेते हैं कि सिनेमा से जुड़ने के बाद लेखन जी में दृश्यों और संवादों को लिखने में क्या मदद मिलती है? जी, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है। देखिए, चूंकि कहीं ना कहीं एक 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 सिनेमैटिक तरीके से मैं सोचता हूँ जब मैं लिखता भी हूँ, तो मैं बताऊं कि एक एक सीन में लिख रहा था जहाँ लड़का अचानक से लड़की से मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मतलब एज अ मतलब अगर देखा जाए, मैंने फिल्म मेकिंग भी सीखी है, तो उस हिसाब से मतलब मुझे कैसे लिखना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जब हम देखते हैं कि जब अचानक से कुछ होने वाला होता है, अचानक से फिल्म में कुछ मिलने वाला होता है, तो कटिंग फास्ट हो जाती है। फाट 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 शॉट जो है वो उनकी कटिंग फास्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा फिर लिखते हुए कैसे करेंगे भाई, क्योंकि ये तो विजुअल है नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद से मैंने क्या किया, वहां पे मैंने सेंटेंस जो है वो छोटे करने शुरू कर दिए। जैसे छोटे छोटे मतलब ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 4 से 5 सेंटेंस बाद, तो मुझे लगता है 5 सेंटेंस बाद अगर वो कैरेक्टर अचानक से मिलने वाला है, तो सेंटेंस मैंने छोटे कर दिए ताकि लोग तुरंत पढ़ें, तुरंत खत्म हो। और मतलब एक माइंड जो है वो तेजी से काम करे। तो ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, तो सेंटेंस तेजी से जाए, इसलिए मैंने सेंटेंस को छोटा कर दिया, या फिर बीच में कॉमा लगा दिया। मैंने ऐसा किया कि लोग पढ़ते हुए वहां पे रुके ना। तो सिनेमा के छात्र होने से मुझे ये फायदा मिला कि कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं जो मैं उसमें यूज करता हूँ, वो मैंने राइटिंग में यूज करने की कोशिश की, और मुझे लगता है मैं लगभग सफल भी हो गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए, बिल्कुल मैं ये जो कह रहा हूँ कि आप सफल हुए हैं। दिलशाद जी का कहना है कि काशी एक्सप्रेस फुल स्पीड से चल रही है, आशा ये हर जगह पहुंचे, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल आपकी किताब जब से आई है तब से ही धूम मचा रखी है उसने। तो ये बात तो हो गई आपकी किताब की। थोड़ा सा अगर प्रकाशन के बारे में आप बताएं कि प्रकाशित होने का आपका अनुभव कैसा रहा है, या ये यात्रा कैसी रही? देखिए, शुरुआती यात्रा तो अच्छा नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दरअसल मैंने बहुत लोगों को भेजा, और हम्म। कुछ लोग जो पेड पब्लिशर हैं, वो देखते हैं कोई नया चेहरा आता है तो वो अपनी डिमांड रखते हैं कि ये पैकेज है भाई, आप इसके अंतर्गत आप पब्लिश करवा सकते हैं। मैं उसे भी बुरा नहीं मानता हूँ, जिसे करवाना हो वो करवाता है। और तो वो भी अपनी जगह वो भी सही है। कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि नहीं, हम ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में बहुत सारी बुक्स हैं, हम पब्लिश के लोग मेरे को पब्लिश के लिए तैयार। लेकिन मैंने देखा उनकी कमियां बहुत सारी हैं। जैसे या तो एक एक पब्लिशर थे जिनसे मेरी अच्छी खासी बात हो गई थी, हमने लगभग लगभग एग्रीमेंट कर लिया था। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे अच्छा कवर उपलब्ध नहीं करवाया, प्लस वो समय बहुत ज्यादा लेते थे, और मतलब उनकी बातों में एक उलझन, वो लग रहा था कि उलझा के वो रख रहे हैं। तो उस वजह से फिर मैं वहां से निकला, फिर एक दो लोगों से मिला जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि यार कहीं भी किताब देने से अच्छा है कि एक काम करता हूँ, मैं खुद ही पब्लिश कर देता हूँ, या तो किंडल पे डाल देता हूँ, या फिर मैं खुद पैसा लगा के कर दूंगा। तो एंड ऑफ द डे मैंने सोचा कि चलो इसको किंडल पे डालते हैं। निशांत जी हैं जिन्होंने कवर बनाया है किताब का, और ग्राफिक डिजाइन उन्होंने ही किया है। और साकेत कुमार जी ने जो है कवर डिजाइन किया है, और जो ग्राफिक वाला काम है वो निशांत जी ने किया है। तो निशांत जी को मैंने बोला कि भाई आप मैंने बात की उनसे, बोला कि आप कवर बनाइए, मैं चाहता हूँ उसको किंडल पर प्रकाशित कर। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कवर बना के भी दिया, और हमारी डिस्कशन हुई। फिर मैंने अचानक से एक दिन देखा कि वो फ्लाइट इन पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई मैं इनसे संपर्क करूं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद से मैंने फ्लाइट इन पब्लिकेशन को मैंने कॉल किया, और शायद उन्होंने भी कॉल किया था, बात हुई थी मुझे इस चीज से। फिर इनके पास मैं गया, कहानियां भेजी, कुछ समय बाद इनका रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स इनका काफी अच्छा था। और काम उसके बाद से फटाफट फटाफट सारी चीजें जो है, स्टोरी हमने मतलब जो भी उसमें संशोधन करना था वो किया हमने। कवर जो था, कवर का आइडिया उन्होंने भेजा, मतलब बहुत फास्ट हमने काम किया, और बहुत हम्म, एक सिस्टमेटिक जो काम होता है वो हुआ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला ये सही है यार। मतलब मुझे नहीं पता था कि पब्लिशर इतने भी मतलब फास्ट होते हैं इन सारी चीजों को लेकर, और इतने भी मतलब डेडिकेटेड होते हैं। मुझे तो लगता था कि बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिकेशन खोल के मतलब अपना काम करते हैं,
फोन आया कि अरे एक किताब है, अच्छा तो देखिए ये पैकेज है। तो उस टाइप का भी चलता है, तो मैं बोला अच्छा हम्म, इस टाइप का भी पब्लिकेशन, मतलब फ्लाइट इन टाइप का भी पब्लिकेशन है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और फिर आज किताब पब्लिश है मेरी। बिल्कुल। और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और निशांत भाई से भी मेरी बात हुई थी यहीं पे, ऐसे ही एक अ, जी। इसी सीरीज में कुछ 7वां 8वां एपिसोड था शायद। तो वो भी यूट्यूब पे है। उनसे वहाँ पे जो लोग जानना चाहते हो ये कवर डिजाइन और ग्राफिक और ये सब चीजों के बारे में, तो वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जोशी दुर्गेश जी का कहना है कि बहुत उम्दा किताब है आलोक भाई की। तो हाँ, हम्म, इन्होंने रिव्यू भी किया था, और बहुत धन्यवाद जोशी भाई। बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे ये भी। चलिए तो अच्छा हो गया आपको पता था, नहीं मैं सोच रहा था ये मेरी किताब की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, ओहो। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो आप ही की दो दो किताब की दादा बात। थे। हाँ, तो आप ही की किताब की बात हो रही है, मेरी किताब की बात नहीं हो रही। अच्छा, मीत गुप्ता जी कह रहे हैं कि आपने इनकी किताब का शायद नाम लिया था, ऑक्सीजन ऑफ लाइफ का आप पढ़ रहे हैं आजकल, बोल आपने कहा था शुरू शुरू में। तो ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑफ लाइफ क्या है आपकी लाइफ में। ऑक्सीजन ऑफ लाइफ क्या है? देखिए, जैसे आपने एक ने एक अपनी किताब का वो टैग डाला हुआ है ना कि उम्मीद की जरूरत होती है ऑक्सीजन से ज्यादा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ उम्मीदें हैं, वही मेरे लाइफ की ऑक्सीजन है। जैसे वो चाहे काम को लेके हो, चाहे रिलेशन को लेके हो। तो मेरी लाइफ का ऑक्सीजन मेरी फैमिली है, और मेरा। आ, अच्छा, जयंत भाई का जो आपने सवाल कहा कि बहुत अच्छा सवाल पूछा है जयंत भाई ने, तो जयंत भाई उससे इंस्पायर हो गए और उन्होंने जो है एक और अच्छा सा सवाल भेज दिया है कि एक चर्चा हमेशा बनी अच्छा। रहती है कि कहानी किताब फॉर्मेट में बेहतर है या सिनेमा फॉर्मेट में। आप क्योंकि दोनों नावों पे सवार हैं तो आप किस फॉर्मेट को ज्यादा अच्छा मानते हैं कहानी के फोकस में, कहानी को लेके? तो देखिए, हम्म मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो किताब की जो कहानी होती है वो थोड़ी साहित्यिक होती है, और जो सिनेमा का होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो दोनों के अपने अपने तरीके हैं। अगर किताब को हूबहू सिनेमा बना दिया जाए तो वो बहुत ही घटिया सिनेमा बनेगा। और या फिर सिनेमा के जो स्क्रिप्ट होते हैं, अगर उसको हूबहू किताब बना दी जाए तो बहुत ही घटिया किताब बनेगी। तो दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि कंपेयर करना सही नहीं होगा, अलग अलग विधायक होंगे। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात कही है। और सिनेमा को लेके, ये डायरेक्शन वगैरह को लेके अगर और ज्यादा जानना चाहते हो तो कमलेश मिश्र जी से मैंने बात की थी, वो डायरेक्टर हैं और उनकी कुछ शॉर्ट फिल्में और एक फिल्म भी आने वाली, तो वो वीडियो भी उपलब्ध है वहीं मेरे चैनल पे। जी तो जी जी। वहां पे जाके थोड़ी इसकी बारीकियां जो हैं और समझी जा सकती है। अच्छा, एक और सवाल आया है आपके लिए अफरोज खान जी का कि काशी एक्सप्रेस के बाद नया धमाका किसका होने वाला है? पंजाब मेल लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं इसके बाद? और ये सवाल मेरे या फिर पब्लिक। नहीं, देखिए, आप ही के लिए। काशी अब नया धमाका होने वाला है, उस पर चल रहा है। तो अभी कहना सही नहीं है। तो एक किताब पे काम चल रहा है, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो और थोड़ा सा इस बारे में हम बात कर चुके हैं शुरुआत में। अ, आलोक भाई, नेटवर्क है आपका? आप सुन पा रहे हैं? आवाज जी आ रही है जी आपको जी, मेरी? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा आपका बस रहा है, लेकिन हाँ सही है। आ रही है, पूरी आवाज आ रही अ, हम्म। तो क्या आगे भी आप इसी तरह जारी रखेंगे किताब प्रकाशन में, राजकुमार मिश्रा राजा? ये सवाल। हम्म। तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन हाँ आ जाएंगे शायद। तो रहूंगा, हम्म और मैं कोशिश करूंगा, हर साल मेरी ये किताब है। हम्म तो ये थोड़ा सा आपका कनेक्शन बीच में चला गया था, अगर आप इसको रिपीट कर दें तो। जी जी, अभी अभी आ रहा हूँ मैं, क्लियर। हाँ हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल। हाँ तो मैं जारी रखूंगा। मैं तो लिखना, मेरी कोशिश रहेगी हर साल एक किताब में दे पाऊँ प्रकाशन को। और हाँ, ये जारी रहेगा। बिल्कुल, तो जारी रहना भी चाहिए। ये तो बहुत लंबा सफर है, इसको जारी रखिए, बहुत मजा आता है कई बार लिखने में। और अच्छा, बिल्कुल। आपने जो बीच में थोड़ी सी बात की थी किंडल की, कि आप किंडल पे डालने वाले थे, तो किंडल का भविष्य कैसा लगता है आपको? जी क्या होगा? सर, किंडल का भविष्य मुझे लगता है पिछले एक साल में इंडिया में बहुत बेहतर हुआ है। उससे पहले मैं इसका भविष्य नहीं देखता था। अगर आने वाले समय में बात, तो मुझे लगता है कि मार्केट है, ये एक बड़ा मार्केट बनेगा। लेकिन वो लोग जो ओल्ड स्कूल हैं, जो वो किताबों को हाथों में लेकर पढ़ना पसंद करते हैं, मुझे लगता है वो कभी किंडल पे नहीं पढ़ पाएंगे। मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ किंडल पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। है, उसका फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए एक अलग जनरेशन तैयार होगी। अभी जो जनरेशन है जो किताबें पढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो शिफ्ट होना चाहेगी। बिल्कुल सही कहना है, मुझे भी किताब जो है हाथ में लेके ही पढ़ने में मजा आता है। वो ये जी। किंडल पे जो है उतना वो नहीं होता। अच्छा, ऑडियो बुक्स के बारे में क्या राय है आपकी? किताब सुनना कितना अच्छा लगता है आपको? किंडल पे पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, सुनने के बारे में क्या राय है? मुझे मुझे मैंने शुरू किया, लेकिन वो एक जो कड़ी होती है वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ पा रहा था। हो सकता है इसलिए कि मेरा फोकस, मैं लगातार उस पर नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन मैं किताब को पढ़ना ही पसंद करूंगा, या फिर मैं उसको पर्दे पे देखना पसंद करूंगा। मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। मुझे लगता है छोटी मोटी कहानियां हो तो चल जाती हैं, लेकिन अगर पूरी किताब है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। आ, ये सही बात है, छोटी कहानियां जो है वो थोड़ा उस पे सही रहता है। एक 10-15 मिनट में एक कहानी सुनी और निकल गए। अच्छा, ये अब आपकी किताब आ गई है, थोड़ा सा आपको प्रकाशन का अनुभव हो गया है, तो एक सवाल है कि जो पहली किताब अपनी लिख चुका है और अब उसको प्रकाशित करवाना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे उसको? वो सिंपल है। वो अब जो पब्लिकेशन है उनको अपनी किताबें भेजें। देखिए, शुरुआती जो एक्सपीरियंस होता है वो तो सबका एक समान मुझे लगता है होगा। वो किताबें भेजेंगे अलग अलग प्रकाशन को, बहुत बहुत जगह से रिजेक्शन मिलेगा, बहुत जगह से लोग ऑफर देंगे पेड प्रकाशन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि एक बार आप मतलब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करके देखें, सारी प्रकाशन को लिख के भेजिए। हो सकता है अगर आपकी कहानी किसी बड़े प्रकाशन को पसंद आ जाए तो बड़े पैमाने पर वो पब्लिश कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आपको हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा है, कहानी को देखिए कि क्यों ऐसा है। कई बार क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कहानी जो है रिजेक्ट हो रही है, लेकिन हो सकता है उनकी काफी दम ना हो। लेकिन होता यह है कि पब्लिशर भी आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो नए प्रकाशन को नहीं चाहते। तो बहुत जरूरी है कि बहुत शांत हो किया जाए और खुद की कहानी की जाए, और फिर डटे रहना है, जाएगा वो पब्लिश हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, मीत भाई का एक सवाल आया है, लेकिन वो सवाल मैं लूंगा थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाठकों से आप क्या कहेंगे? अब जब आपकी किताब आ गई है, तो पाठकों से क्या कहना चाहते हैं? पाठकों से मैं ये कहता हूँ कि भाई, पढ़ी जाए। ये शुद्ध है और बड़ी किताब है, क्योंकि मेरी किताब है। लेकिन वास्तव में मैंने लिख काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैं कहूँ कि आप लोग हैं, और इसका वीडियो टीजर आइडिया भी, और इतना श्योर करता हूँ कि वो निराश नहीं हो किताब पढ़ी बिल्कुल। जाए। हम्म। थोड़ी सी आपकी जो है आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है, लेकिन ये मीत भाई का आखिरी प्रश्न ले लेते हैं कि सिर्फ जो है फ्लाई मैं ड्रीम फिर पब्लिकेशन क्यों है? क्या कह रहे थे आप? आ, हाँ, मैं फिर से कनेक्ट करूँ अगर हाँ दिक्कत ठीक है, होगी तो। कीजिए। हाँ कीजिए। तो एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हम्म, तो उम्मीद भाई, आपके सवाल को मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब ले लें, और जनरल क्वेश्चन है समझने के लिए, तो देखते हैं। और जितेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि अब
आप जैसे लोगों की वजह से ही आ, मैं फिर से आया हूँ। जी तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है। तो आप बस ऐसे ही देखते रहिए और मैं जारी रखूंगा। हाँ तो आलोक भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी आते हैं। हेलो। तो ये सवाल पढ़िए और थोड़ा जो है बताइए अमित जी भाई जी को जी आ वो। रही है सर। हम्म तो जी, वाई ओनली फाइव इनका कहना है कि फिल्म्स, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित करने के लिए, हाँ ना, कुछ या कुछ कारण समझ आया। इट्स जस्ट जनरल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन। जी देखिए, फ्लाइट इन पब्लिकेशन इसलिए क्योंकि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बहुत इजीली और बहुत फ्रेंडली जो है बातें होती हैं। और जो भी सजेशंस होते हैं मैं फ्री होकर अपने सजेशंस दे पाता हूँ, उनके सजेशन जो होते हैं उस पर बात कर पाता हूँ। अगर कोई उनका सजेशन मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। मेरा ऐसा है, अब देखिए इनका ऐसा है कि अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं, अगर सबको नहीं आया तो आप उनको कन्विंस कर देता हूँ तो वो बोलेंगे हाँ फिर आप। और अगर convince करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ चलो नहीं है, तो एक एंडिंग जो है मुझे लगता है बेहतर है। और चीजों को कम बहुत करते हैं ये, और आसानी हो जाता है। टेंशन जो रहता है दिमाग, लगता है कि हाँ, बहुत फ्रेंडली काम हो रहा है और प्रोफेशनली भी एट द सेम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित भाई, उम्मीद है कि जवाब जो है आपको पसंद आया होगा। तो अच्छा, आलोक भाई देखिए, ये आ गया आलोक प्लस आलोक बराबर दो आलोक। तो आप जो है आ, थोड़ा सा, क्योंकि किताब अब आपके पास है हाँ तो तो अच्छा, देव भाई का एक और सवाल आया है कि लेखनी के अलावा और आप क्या शौक रखते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद है। और मुझे बहुत शौक ना वो बन चुका है। फिल्में में देखना, चीजें खेलना मुझे हम्म बहुत पसंद है। हम्म ठीक ठाक चलता हूँ तो कोई ऐसा कम होता है तो बहुत मजा आता है। जी चलिए, आवाज आपकी बीच बीच में थोड़ी सी चली जा रही है, लेकिन इसी में अगर आप जितना भी हम सुन पा रहे हैं, अगर आप अपनी किताब से थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुना दें तो मजा आ जाए, मतलब उसके बाद फिर बंद करेंगे। नहीं, वो कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, आपका वीडियो भी जो है थोड़ा इधर उधर होके आ रहा है। तो अब जो पता सबसे नहीं यहाँ तक है कि आपके पास कहाँ दिक्कत है, ये नहीं पता है मुझे। तो क्लियर आ रहा है। आ, नहीं, आपका वीडियो रुक रुक के आ रहा है। तो हाँ, अभी आप पढ़िए, देखते हैं क्या होता है। कुछ अच्छा, शायद नेटवर्क की समस्या है कहीं पे। सबसे first है जी, बुक का जो पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। आ, तो अभी जो है थोड़ा सा वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है। और अच्छा, ये अफरोज खान जी, पहलू होते हैं। अ, आलोक भाई एक वीडियो नहीं आ और रहा है दूसरा आपका, आवाज भी जो है रुक के आ रही है। है ये एक तो के जन्म, जैसे प्यार हुआ प्यार, इस आलोक भाई, में भी आपको वही है। मेरी आवाज आ रही है? नया नया आविष्कार है मेरा, ये जो है ये जो मेरा कह रहा है। अ, आलोक भाई, नेटवर्क की समस्या है मेरे पास या आपके पास, अब मुझे मालूम नहीं है। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही है। और अफरोज खान जी, आप जो है किस आलोक के बारे में जानना चाहते हैं, कि किसके बैकग्राउंड के बारे में? तो अभी मिश्रा जी तो गए, उनका नेटवर्क आ नहीं रहा है ठीक। तो जब तक वो वापस आते हैं तब तक मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की है और काम भी कुछ वैसा ही इंजीनियरिंग जैसा ही कुछ कर लेता हूँ।
और इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता हूँ, कुछ ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। 2 किताबें हैं मेरी, द चिरकुट्स और लाइफ आजकल, और इसके अलावा 3 ट्रांसलेशन किए हैं। तो इतना ही है शायद, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। तो आलोक भाई, आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे पास, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो चलिए फिर, मुझे लगता है जो है कि इसको बंद किया जाए यहीं पे। आज जो है शायद इतना ही, पूरी बात नहीं हो सकी, तो कोशिश करेंगे कभी और आलोक मिश्रा जी को लेके आएंगे। तब तक जो है आप इनकी किताब पढ़िए, और आपको जैसी भी लगती है उसका एक रिव्यू कीजिए। अमेजोन पे रिव्यू डालिए, आलोक भाई को बताइए, कहीं भी लिखिए, लेकिन बताइए जरूर कि किताब जो है कैसी लग रही है आपको। और देव भाई, आपका जो सवाल है वो कभी और कोशिश करेंगे, या आलोक मिश्रा की जब अगली किताब आएगी तब जो है ये सवाल ले लेंगे, या फिर बीच में भी कभी आना हुआ तो भी पूछ लेंगे। तो फिर मुझे लगता है आज जो है बंद किया जाए, कुछ नेटवर्क की समस्या रही है। तो आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोग जुड़े और आपने हिस्सा लिया इसमें, सवाल जवाब किया। तो आज बंद करते हैं, फिर किसी और से मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।